हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10th का जीव विज्ञान और आज का टॉपिक है उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। और इस पे टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे और ये सभी प्रश्न भारतीय भवन से लिया गया है। अब भारतीय भवन की किताब को देखेंगे, ये सभी प्रश्न उसमें मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। क्रम इसका इधर उधर हो सकता है और यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको आपको जो है फोटो के साथ 3D के साथ आपके सामने रखा जा रहा है। तो यदि आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको विशेष रूप से ये वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में और साथ में ITI और पॉलिटेक्निक में बहुत ही मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, ब्रिक जिसको किडनी कहते हैं किस जैव प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, उत्सर्जन। और ब्रिक होता कैसा है? तो ये सेम के बीज की आकृति की तरह होता है और इसकी संख्या 2 होती है। एक ब्रिक का फोटो यहाँ पे दिया गया है, उसको काटा जाएगा तो आपको इस रूप में दिखाई देगा जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं। और मनुष्य में कहाँ होते हैं? तो मनुष्य में जो उदर के नीचे एक बाएं और दाएं साइड में होते हैं। आप इसकी अवस्था को देख सकते हैं, यही जो है आपको ब्रिक है। ये जो दिखाई दे रहा है यही आपको क्या है? ब्रिक है। तो आप फोटो की सहायता से बहुत ही आसानी से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीख सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद दूसरे प्रश्न को, वह किस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से आपको क्या बनता है? अमोनिया बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3 और यही जो है कन्वर्ट होकर यूरिया में बदल जाता है NH2CO NH2 में। जैसे ये अमोनिया गैस है जो बहुत ही जो है हानिकारक भी होती है और फैक्ट्रियों से बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं जिसमें अमोनिया की भी मात्रा होती है और ये सभी जो है वातावरण में जाकर के अम्लीय वर्षा को उत्पन्न करते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है उत्सर्जन बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी है दूसरा वृक्क से उत्सर्जन होगा, ऑप्शन सी है मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी और ऑप्शन 4 है मनुष्य बेहोश हो जाएगा। तो देखिए बेहोश कुछ भी नहीं होता है, वह दूसरा वृक्क जो है उसका कार्य करना स्टार्ट कर देता है और शरीर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी संख्या कितनी ही 2 है। जैसे आंख है 2 रूप में पाया जाएगा, वृक्क है 2 रूप में पाया जाएगा। तो वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर एक खराब भी हो जाएगा तो दूसरे वृक्क से क्या होगा? वह काम करना स्टार्ट। प्रश्न नंबर 4 है, पेड़ पौधे जिसको पादप कहते हैं में अपशिष्ट संचित रहते हैं। कहाँ संचित होते हैं? पत्तियों में, छालों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जैसे यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, पीपल है और यहाँ पे पेड़ है। तो इसमें पत्ता को तोड़िएगा तभी दूध निकलेगा, छाल को काटेगा तभी जो इसमें से लाशा भी निकलते हैं और तना को भी काटेगा तभी इसमें से लाशा निकलते हैं। तो ये सभी जो है उत्सर्जित पदार्थों को संचित करते हैं सभी भागों से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 5, ब्रिक यानी किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होगी? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, लाइसोसोम, अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही जो है ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। जैसे मनुष्य है, किडनी है और इसी में जो है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का फोटो है, यही जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है किडनी का। नंबर 6, गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से कहाँ संचित होते हैं? तो गोंद और रेजिन विशेष रूप से जो है पुराने जाइलम में संचित होते हैं और पेड़ पौधे के 2 नौकर कह सकते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम होता है धरती से जल और खनिज लवण को लाना और फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में बने भोजन को सभी भागों तक पहुंचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुराने जाइलम में। प्रश्न नंबर 7, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा लैक्टेक्स। उसको क्या कहा जाता है? लेटेक्स। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेक्स। जैसे कर्नेल के पौधे को या जितने भी पेड़ पौधे उसको तोड़ेंगे तो उसमें से दूधिया जो पदार्थ निकलेगा, जैसे यहाँ पे पौधे है उसको काटा गया दूध निकल रहा है, इसके पत्ते को भी तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, पीपल के पत्ते को भी तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, वो सभी कहलाता है लेटेक्स। प्रश्न नंबर 8, उत्सर्जित पदार्थों का शरीर के निष्कासन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, जहरीला होते हैं, क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि अनावश्यक होते हैं, बेकार होते हैं, सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। जैसे ये महाशय है, शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को समय समय पे बाहर नहीं निकाले हैं जिसके कारण बीमार पड़ गए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास में आते हैं और ऐसा बम छोड़ते हैं कि पूरे क्लास को जो है इत्र से भर देते हैं। प्रश्न नंबर 9, समानता उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है। तो वह जो है साथ साथ संपादित होती है जिसके कारण जो शरीर के सभी जो है क्रियाएं वह साथ साथ चले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। जैसे
शरीर में अगर पानी की कमी होगा तो तरह तरह के जो है प्रॉब्लम उत्पन्न होंगे, और जैसे संतुलन के कारण जो है ये अपने कर्तव्य को दिखा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी 7-7। प्रश्न नंबर 10, प्रोटीन तथा इम्यूनो अम्ल के विघटन के फलस्वरूप निर्माण होता है, तो वह होता है सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, इनमें सभी, तो ये सभी निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे यूरिया जो है आपको खेतों में छिड़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरिया है, इसे पेड़ में भी जड़ों में दिया जा रहा है। अमोनिया NH3 फार्मूला होता है जो बहुत ही जहरीला होता है, और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। और यूरिक अम्ल ये जो है अगर पैरों के गांठ में अगर जम गया तो वहाँ पे बहुत ही ऐंठन महसूस कराता है, दर्द उत्पन्न कराता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। प्रश्न नंबर 11, स्थलीय जंतु में समानांतर नाइट्रोजन पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया, अमीनो अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यूरिया। देखिए जितने भी जंतु है, स्तनधारी जीव है, वह शरीर से यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं, और जितने भी रेंगने वाले जीव है, रेप्टाइल्स है, एविज है, उड़ने वाले जीव है, वो सभी शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को जो है अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। अमोनिया बहुत ही जो है हानिकारक होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, फिर जो है अगर बाहर नहीं निकालते तो यही यूरिया जो है अमोनिया के रूप में फिर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते होइएगा बहुत से व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे जो बगल में दीवार होता है उस पर यूरिन के जो है पूरे दीवारों को जो है बम की तरह उड़ा देते हैं, यानी उसको गिरा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। प्रश्न नंबर 12, किन जीवों में नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? अभी बताया वह रेप्टाइल और एबिज दोनों होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। जैसे यहाँ पे जितने भी पक्षी हैं वो सभी जो एबिज के रूप में आएंगे, जितने भी रेंगने वाले हैं वो सभी जो है रेप्टाइल के रूप में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्गोजर टाइप के हैं, और इन महाशय को देखिए बगल से देख रहे हैं कि हमारा भी नाम लीजिए, हम भी जो है इसमें शामिल हैं, और ये अपनी खूबसूरती को भी दिखा रहे हैं। तो जितने भी रेंगने वाले जीव हैं सभी जो है रेप्टाइल में आ जाएंगे, और उड़ने वाले जीव जो है आपको एविज के रूप में आएंगे। प्रश्न नंबर 13, जीवों के शरीर में उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपको उत्सर्जन। और यहाँ पे देख सकते हैं किडनी के द्वारा ही क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया कराई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। प्रश्न नंबर 14 है, वृक्क का भीतरी नत्रोत्तर सतह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपको हाइलम, इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे देखिए ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे अंदर वाला, और यही क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वेन, रेनल वेन है, रेनल नर्स है, रेनल आर्टरीज है, यही कहलाता है रेनल हाइलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रश्न नंबर 15, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस जो है वो उपस्थित होता है? तो देखिए यह जो है, यही जो है आपको ग्लोमेरुलस है, और ये जो कप वाला भाग है इसको हम लोग बोमेन सैम्पुट या बोमेन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे इसी को जूम करके यहाँ पे लिखा गया है, तो देखिए ये जो है अब दिख रहा है, इसको हम लोग बोमेन कैप्सूल या संपुट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है आपको ग्लोमेरुलस है। तो पूछ रहा है कहाँ पे किस भाग में होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बोमेन कैप्सूल। कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। और ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, तो वो आपको बोमेन सैम्पुट में होता है, यही जो है आपको ग्लोमेरुलस है। प्रश्न नंबर 16, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी यूरिन का पीला रंग जो है आपको यूरेक्रोम के कारण जो है पीला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। प्रश्न नंबर 17, इनमें कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जो है जुड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सामान्य संग्राहक नली। जैसे यहाँ पे नेफ्रॉन है, ये जो है आपको हाइलम इसको भी कह सकते हैं, यहाँ से जो निकलते हैं तो ये जो है आपको सीधे जो है सामान्य संग्राहक नली से ये आपको क्या होता है, ये आपको जुड़ा होता है, कौन सा, मूत्र वाहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सामान्य संग्राहक नली। प्रश्न नंबर 18, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम यकृत की तरह, कृत्रिम वृषण की तरह, कृत्रिम वृक्क की तरह, कृत्रिम ग्रंथि की तरह? तो वह वृक्क की तरह काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, और ये आपको डायलिसिस मशीन है। प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? तो आप देख सकते हैं वृक्क जो है उदर के दोनों साइड में अवस्थित होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, उदर गुहा के पृष्ठीय तल के कशेरुदंड के दोनों ओर में। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों साइड में क्या है, अवस्थित है। प्रश्न नंबर 20, मूत्र वाहिनी यूरेटर वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है?
तो वह आपको बाहर निकलता है हाइलम से। आप देख सकते हैं कि ये जो है मूत्रवाहिनी है, ये आपको हाइलम से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रश्न नंबर 21, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? तो वह होता है यूरेथ्रा, और उसको कहते हैं हम लोग मूत्र मार्ग, और इसका आंसर हो जाएगा बी। यही जो है आपको यूरेथ्रा है जो मानव मूत्र को बाहर क्या करता है, निकालता है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, मूत्र मार्ग। प्रश्न नंबर 22, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10, 100, 10,000, 10 लाख। तो उसकी संख्या लगभग 8 लाख से 10 लाख के बीच में होती है, और इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक किडनी है, इस भाग को है, इसको काटा गया है, तो इसमें जो नेफ्रॉन की आकृति ऐसे होती है, और इसी को और जूम करके दिखाया गया। तो देखिए कितनी संख्या है, ये सभी जो है नेफ्रॉन है, और इसकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। प्रश्न नंबर 23, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या कहलाता है? तो प्याले जैसी रचना जो है आपको कहलाता है बोमेन संपुट। ये होता है कहाँ पे? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चाय पीते हैं कप की आकृति का, यही है प्याले जैसी, और इसी को हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। और इसी के अंदर जो है ग्लोमेरुलस होता है, और यहीं पे जो है छनाने का काम जो है यहाँ पे काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। प्रश्न नंबर 24, इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? यानी यूरिन में कौन उपस्थित नहीं होता है? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। मानव यूरिन में जो है सभी होते हैं, लेकिन सोडियम नाइट्रेट नहीं होते हैं। इसका फार्मूला होता है H2O, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। आप इसको NH2 का होल ट्वाइस और CO भी नोट कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का तो आप जानते ही NaCl, और सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3। जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइड, ये सभी फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं, आप जो है मेकिंग फार्मूला कैसे बनाया जाता है उस फोल्डर में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी फार्मूला का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको डी, सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 25, मानव मूत्र यानी यूरिन में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? तो यूरिया जो है आपको 2% के रूप में पाया जाता है, यानी 96% जल होते हैं, बाकी जो पदार्थ होते हैं 4 वो बाकी हो गए। अब 4 में जो है 2 आपको यूरिया के रूप में पाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देख सकते हैं भर भर कटोरा यूरिन यहाँ पे रखा गया है। प्रश्न नंबर 26, मानव मूत्र में यानी यूरिन में साधारणतः जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह होता है आपको 96% जल होते हैं और 2% यूरिया होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। प्रश्न नंबर 27 है, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाता है हीमोडायलिसिस, और इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। डायलिसिस एक मशीन है, और रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया जो हीमोडायलिसिस कहलाता है, जो मशीन के द्वारा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यह आपको डायलिसिस मशीन है। यहाँ पे जो व्यक्ति है उनमें से जो है रक्त के द्वारा यानी नलियों के द्वारा रक्त को इस मशीन में डाला जा रहा है, और यहाँ से यूरिन को, फिर उसके बाद यूरिया को, अमोनिया को बाहर निकाला जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाता है हीमोडायलिसिस। प्रश्न नंबर 28 से पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए जो है आपको विसरण प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता है। विसरण और प्रासरण लगभग एक ही जैसा है। कोशिकाओं के अंदर अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा जो है पदार्थों का आदान प्रदान होगा, तो वह कहलाता है प्राशन की क्रिया। और जब ऐसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है गैस मिलते हैं या द्रव मिलते हैं, तो वह कहलाता है आपको विसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 29 है, लैक्टेस समानता कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर्नेल का पौधा है, पीपल है, यहाँ पे बरगद है, सभी को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, उसी दूध को हम लोग लैक्टेस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 30, पौधों में गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों से होता है, वात रंध्रों से होता है, रंध्र और वात रंध्र दोनों से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रंध्र क्या होते हैं? तो पौधे के पत्ते में जो छिद्र होते हैं उसको हम लोग रंध्र स्टोमाटा कहते हैं, और जो तना में जो छिद्र होता है उसको हम लोग वात रंध्र करते हैं। तो दोनों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। और इस प्रकार का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।